हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, जिसमें आपसे साइंस जीके करंट अफेयर के जो 100% रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। इस वीडियो का हमारा लाइक का गोल है 1000 लाइक्स, तो कंप्लीट करवा देना फटाफट। सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और ग्रुप डी की एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के शिफ्ट में भी 5 से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए एनालिसिस रोजाना देखा कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मरु फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। देखिए दोस्तों, मरु फेस्टिवल ये आपका राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है ना, यहाँ पे ये लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है। और दोस्तों, जैसलमेर जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा ज़िला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, तो ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। देखिए, ये करता है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल डमरू मध्य स्थित है। इसके अलावा जो अन्य है ना, जैसे कि मलक्का जल डमरू मध्य ये मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में है। बाली जल डमरू मध्य ये आपका जावा एवं बाली हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका जो आज पूछा गया है। एक आपका इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल डमरू मध्य, बहुत बार पूछा गया है, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी जो नदी है ना वो छोटा नागपुर पठार को अपवाहित करती है, यानी कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो देखिए, छोटा नागपुर पठार से अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये छोटा नागपुर जो पठार है ना, इसको रट कर जाना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी का स्रोत छोटा नागपुर पठार झारखंड में पलामू की पहाड़ियों से होता है। इसका मुख्य हुगली नदी रूपनारायण नदी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, छोटा नागपुर पठार से और भी नदियां हैं 2। आज वाले में दामोदर नदी दिया था ऑप्शन में, इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी और बराकर नदी भी है। इसके उच्चतम बिंदु की बात करें तो हाईएस्ट जो इसका पॉइंट है ना वो पारसनाथ पहाड़ी है, छोटा नागपुर की बात करें तो। एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन भी सेकंड पता नहीं थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। ये तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था। रोजाना शास्त्रीय जो 6 भाषाएं हैं ना, उनसे एक क्वेश्चन पूछा आ रहा है। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था और ये पहली शास्त्रीय भाषा थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 2005 में संस्कृत, ये वाला भी एग्जाम में आ चुका है। 2008 में कन्नड़, 2008 में ही तेलुगु, 2013 में मलयालम और आखिरी जो आपका 2014 में ओडिया भाषा, जो कि 6ठी भाषा थी शास्त्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों, ये अनंत पर बनेगा। ठीक है, जो आपका अनंत है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित होगा। ठीक है, और अगर यही सवाल आपसे उत्तल दर्पण के लिए पूछ लिया जाए तो उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आकार में छोटा, आभासी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित होगा। आज आपसे पूछा था अवतल दर्पण के लिए, पर हो सकता है आने वाले शिफ्ट में उत्तल दर्पण का भी ऐसा सवाल पूछ लिया जाए। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो सेकंड चैनल पे साइंस के 50 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। हर शिफ्ट में बार बार जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उसी का वीडियो है ये। 10 नंबर पक्के कर लो इस वीडियो से। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ऊपर, लिंक पे क्लिक करके वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो मिलेगा जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, दानिश ओपन 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता है। दानिश ओपन 2022 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेदांत माधवन आपका करेक्ट आंसर होगा। वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन 2022 में स्विमिंग में जीता 800 मीटर फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल। ठीक है, तो यहाँ पे वेदांत माधवन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पूछा गया था, प्रार्थना समाज के फाउंडर, प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये वाला क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है।
बोल रहा हूँ आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, इसलिए कहता हूँ एनालिसिस को बीच में मत छोड़ा कीजिए, पूरा देखा कीजिए। जिनका एग्जाम बाद में है इस चीज़ का एडवांटेज आप जरूर लीजिए। इसका आंसर होगा 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल एक ही भगवान की पूजा कराना था। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म समाज का भी एग्जाम में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। वेद समाज इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू। आर्य समाज का भी पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था संपूर्ण ग्रामीण जो रोजगार योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई। इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं योजनाओं से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करूं तो इसका उत्तर हो जाएगा 2001 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था। ये 1980 में शुरू हुआ था। सामुदायिक संपत्तियां बनाने के लिए बेरोजगारों और अर्ध बेरोजगार श्रमिकों को काम में लाना शुरू किया गया था इसके तहत। एक और दोस्तों पूछा आता है एग्जाम में कि आपका जो 2 फरवरी 2006 को जो है ना 200 जिलों में शुरू किया गया, जिसे 2007 से 2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया था। 1 अप्रैल 2008 तक अतः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू किया गया। एक ये भी ग्रामीण योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 3 प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे वैल्यूज नहीं मिला है मेरे को, तो देखिए कोई भी वैल्यू होगा आपको तो बस फॉर्मूला याद रखना है 1/r वाला, जो कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है इसमें। एक क्वेश्चन आया था कर्म कांड का उल्लेख किस वेद में मिलता है। देखिए वेदों से पहले भी क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, आज फिर से क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम में यज्ञ कर्मकांड पद आया है, अतः सिद्ध होता है कि वेद से भी प्राचीन कर्मकांड है। कर्मकांड वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग होता है। कर्मकांड से ही समस्त मनुष्यों की कामनाएं सिद्ध होती है। तो ऋग्वेद अगर आपने किया इसका आंसर तो आपका करेक्ट होगा आंसर। एक पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से सबसे सक्रिय धातु आपसे पूछी थी आवर्त सारणी की, तो इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। स्टूडेंट ने बोला था कि सीजियम ऑप्शन में भी था, तो देखिए सीजियम आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंसियम आवर्त सारणी के निचले भाग में मौजूद तत्व है, लेकिन यह एक प्रयोगशाला निर्मित तत्व है और स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, जो CS को सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता तत्व बनाता है। तो यहाँ पे सीजियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था उष्ण कटिबंधीय वनों में वर्षा कितने सेंटीमीटर के अंतराल में होती है। ये क्वेश्चन आया था, रियल क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो आपका सदा, देखिए इसको आपको डिटेल से बताता हूँ। जो विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय नम चौड़े पत्ते के वन का एक प्रकार माना गया है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन भी कहा जाता है। इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर, जिसे इंच में हम बोलेंगे 69 इंच, या फिर 200 सेंटीमीटर 79 इंच के बीच होती है। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन में आपको 175 सेंटीमीटर दिया होगा या 200 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी 1 बार 2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या विनिमय करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर Ag+ और Cl+ की विक्रिया से AgCl का अवक्षेप का निर्माण होता है। Na+ और NO3- की अभिक्रिया से एक अन्य उत्पाद सोडियम नाइट्रेट भी बनता है जो विलयन में ही रहता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन के द्वारा आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से भी लगातार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। एक पूछा गया फिर से फ्लेमिंग के नियम से क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। फ्लेमिंग नियम के अनुसार तर्जनी और अंगूठे व मध्यमा अंगुली के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री का कोण। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस नियम के अनुसार अगर हम अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को, अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत अलग हो, तो यहाँ पे आपका जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा।
एक पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा एक उपयोग नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। बोल रहा हूं ना, इस शिफ्ट में ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे उपयोग नहीं है तो ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास। तो उपयोग क्या क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो है ना मिट्टी के बर्तन के निर्माण में, सिरेमिक और शल्य चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न ग्रेड के पेरिस के प्लास्टर में खदान से निकला जिप्सम, समुद्री जिप्सम, फास्फोजिप्सम का निःसृजन। यहाँ पे देखिए इनसे ही जो है ना आपको कोई विकल्प दिया होगा, या इनसे अगर कोई बाहर विकल्प था तो भी मेरे को बता देना, कमेंट कीजिएगा इसके 4 ऑप्शन क्या थे। एक ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है सेकंड टाइम, ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव कितने वर्षों में होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक आया था आय से ज्यादा अगर खर्च हो जाएगा देश का तो वह किस में आएगा, तो उसे हम बोलेंगे राजस्व घाटा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन कल भी एग्जाम में आए थे, जो आपके इकोनॉमी से है ना, ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ये आपका नली के अंदर वस्तु को रखने पर अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, पंचवर्षीय योजना से रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसे हम MNP बोलते हैं, इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 78 के बीच में थी, इसके पहले वर्ष में ही इसे पेश किया गया था। तो यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था धारा को तिगुना और विभवांतर को दोगुना करने पर पावर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 6 गुना हो जाएगी। P बराबर V इंटू आई होता है। इस फॉर्मूले से आप इसको इजी से सोल्व कर सकते थे। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था DRDO ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर वैज्ञानिक संशोधन कर रहा है, तो यह IIT दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। IIT से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट एक आया था कानून के विषय में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है, ऑप्शन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एडवोकेट। एक ऑप्शन क्या था कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आपने क्या किया था वो भी बताना मेरे को। एक आया था लचीली अस्थियां कौन सी होती है, अगर ऑप्शन में उपास्थि दिया होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने रुपए का बीमा होता है, तो इसमें टोटल 30,000 रुपए का बीमा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन साइंस के ही रह गए होंगे, तो उन्हें मैं ऑल शिफ्ट में कवर कर लूंगा। अब मैं मिलता हूं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। हमारा वीडियो का लाइक का गोल था 1000 लाइक्स, तो फटाफट से सभी एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। रोजाना सटीक एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम पे PDF फाइल मिलेगा, सेकंड चैनल का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया है। साइंस का नया वीडियो अपलोड हो गया है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।